नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देखने का समय है। आज मौत का मजाक बनाने वाली सियासी ऑक्सीजन का विश्लेषण करेंगे। देश की तमाम सरकारों ने मिलजुल कर बता दिया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। सरकारों का ऑक्सीजन वाला यह तथाकथित सत्य क्या आपको स्वीकार है? क्या ऑक्सीजन की कमी वाली मौतें झूठी हैं? क्या सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक जो मदद मांगी जा रही थी, लोग मर रहे थे, अफरा तफरी में अस्पतालों के चक्कर काट रहे थे, वो सब झूठ था और सरकारें 100% सच बोल रही हैं? इन सवालों का जवाब आज ढूंढना होगा। ऑक्सीजन पर सरकारों का सच से सामना होना ही चाहिए। इसके बाद आपको अफगानिस्तान से आज तक संवाददाता अशरफ वानी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे। आज तालिबान का कमांडर अपनी क्रूरता की कहानी खुद अपनी जुबान से बताएगा। यह तालिबानी दहशत का वर्जन 2.0 है, जिसके तहत तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जे की सधी हुई मार्केटिंग कर रहा है और उसने अपना रवैया आक्रामक बनाया हुआ है। आपके काम की खबर यह है कि असम से कोरोना का एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। डिब्रूगढ़ में एक डॉक्टर में कोरोना के 2 वेरिएंट्स का संक्रमण पाया गया। अल्फा और डेल्टा वेरिएंट के डबल प्रहार का क्या असर हो सकता है, आज ये जानना आपके लिए जरूरी है। और शुरू में ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार भी कर देते हैं। अहमदाबाद की कंपनी जाइडस कैडिला की वैक्सीन ज़ाइकोव डी तैयार हो गई है। इसके 3 परीक्षण पूरे हो गए और इसे जल्द ही केंद्र सरकार से मंजूरी मिल सकती है। इस वैक्सीन से देश में बच्चों को कोरोना से सुरक्षित करने का रास्ता मिल जाएगा। आपको बता दें कि यह डीएनए तकनीक से बनने वाली पहली वैक्सीन है और ज़ाइकोव डी के 1 करोड़ डोज बनाने की क्षमता शुरुआत में रहेगी। लेटेस्ट सीरो सर्वे के अनुसार भारत के करीब 68% लोगों ने कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडी विकसित कर ली और वायरस से लड़ने में सक्षम हो चुके हैं। लेकिन यह समय लापरवाही का नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइंस में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। इन्हें गांठ बांध लेना चाहिए। 32% लोग अब भी कोरोना से सुरक्षित नहीं है। गैर जरूरी यात्राओं से इस समय बचना चाहिए। फुल वैक्सीनेशन यानी दोनों डोज सही अंतराल पर लेने के बाद ही यात्रा करें। कई राज्यों ने सभाओं के लिए पाबंदियों में ढील दी है, लेकिन अभी इससे बचने की जरूरत है। कुछ राज्यों में कोरोना के खिलाफ हाई इम्यूनिटी मिली है, जबकि कुछ जगहों पर यह बहुत कम है। आज खबरदार में विश्लेषण की शुरुआत सत्य की ऑक्सीजन से करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में मौत का जो तांडव देश ने देखा, वो भूलने वाली घटना नहीं है। कोई ये भी नहीं भूल पाएगा कि उस समय देश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी। ऑक्सीजन की किल्लत का मामला दिल्ली और इलाहाबाद हाईकोर्ट्स के साथ ही सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और अदालतों ने कहा था कि मेडिकल ऑक्सीजन की कमी से देश तड़पता है तो यह बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन अब देश की संसद को बताया गया है कि ऑक्सीजन की कमी से कोरोना की दूसरी लहर में एक भी मौत रिपोर्ट नहीं हुई। इस सरकारी जवाब पर खूब राजनीति हो रही है। इस ऑक्सीजन पॉलिटिक्स को आगे डिकोड करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि सरकार ने अपने लिखित जवाब में असल में कहा क्या है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल के सवाल के जवाब में राज्यसभा में स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने अपने जवाब में बताया कि स्वास्थ्य राज्यों का विषय है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मौतों की रिपोर्टिंग की विस्तृत गाइडलाइन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी हुई है। इसी आधार पर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कोविड के मामलों और मौतों की जानकारी नियमित तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय को देते हैं। हालांकि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑक्सीजन से कमी से कोई भी मौत रिपोर्ट नहीं की। इस सरकारी जवाब में ऑक्सीजन की कमी से मौत को नकारा गया, लेकिन सरकार ने यह माना है कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की डिमांड सारी हदों के पार चली गई थी। लिखित जवाब में यह बताया गया है कि कोरोना की दूसरी लहर में 9,000 मीट्रिक टन तक ऑक्सीजन डिमांड हुई, जबकि पहली लहर में अधिकतम डिमांड 3,095 मीट्रिक टन थी। इस लिखित जवाब ने देश के बहुत सारे लोगों और खास तौर पर उन परिवारों को हैरान किया जिन्होंने कोविड की दूसरी लहर में अस्पतालों के चक्कर लगाए और किसी अपने को खोया। पॉलिटिक्स की बात आगे करेंगे, लेकिन पहले सरकारी जवाब और दूसरी लहर से जुड़ी कुछ तस्वीरों को अगल बगल रखकर देख लेते हैं। डॉक्टर ही मना करे ऑक्सीजन नहीं है। हर हॉस्पिटल की यही कंडीशन है कि ऑक्सीजन नहीं है। 15 आदमी बिना ऑक्सीजन के कारण यहाँ से मर चले गए दुनिया से छोड़कर। मतलब कि 2 घंटे तक पेशेंट जो है बिना ऑक्सीजन के तड़प रहे थे।
क्या दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा? क्या इस बात को वो लोग सहर्ष स्वीकार कर लेंगे जिन्होंने किसी अपने की सांसों को ऑक्सीजन की कमी की वजह से डूबते हुए देखा है? क्या कोई सरकारी जवाब आम लोगों पर गिरे पहाड़ जैसे दुखों को झुठला सकता है? क्या ये तस्वीरें फिर से उठ खड़ी हुई हैं और जवाब मांग रही हैं इस देश के तमाम जनप्रतिनिधियों से, तमाम सरकारों से? अप्रैल और मई के उस वक्त को याद करिए जब कोरोना की दूसरी लहर में हजारों लोगों की सांसें डूब गई थी। जहां देखो वहां बदहवासी, अफरा तफरी, चीखें, मदद की पुकार, मौत का आलम था। हर अस्पताल के बाहर दुख और आक्रोश की ऐसी ही तस्वीरें दिखाई देती थी। ऑक्सीजन खत्म है, वहाँ ले जाओ, जहाँ ना बता रहे वहाँ जा रहे, भर्ती कोई नहीं कर रहे। बस एक ही बात बोले जा रहे कि ऑक्सीजन खत्म है। पहले तो वहाँ गए, होम थिएटर साई जो है वहाँ गए, वहाँ सब वो भेजा संतोष में, संतोष से आए, फिर SKGN के गए, वहाँ भी ना हुआ। जयनगर गए, वहाँ से भी उल्टा भेज दिया। कई हॉस्पिटल, हम सुबह से हॉस्पिटल में चक्कर काट रहे हैं। राज्यों से मिले आंकड़ों पर आधारित सरकारी जवाब व्यवस्था का थप्पड़ है जो पीड़ित परिवारों पर पड़ा है। ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से अगर किसी की मौत नहीं हुई तो फिर दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में 3 महीने पहले जो कुछ हुआ था वो क्या था? तब ऑक्सीजन की कमी से 24 घंटे में कई लोगों की मौत की खबर आई थी। क्या वो झूठी थी? जब ऑक्सीजन नहीं है तो पेशेंट क्या करेगा? हमें कहते हैं कि हमने छोटे सिलेंडर से दिया, अरे इतना NIV पे इतनी चाहिए ऑक्सीजन चाहिए, छोटे सिलेंडर से पेशेंट उधर तड़प रहा है। 6 पेशेंट उसी वार्ड में मर गए। 9:55 पे इनकी ऑक्सीजन खत्म हो गई, जबकि डॉक्टर्स को, मैनेजमेंट को ये पता होता है कि हमारे पास कोटा कितनी देर का बचा हुआ है। तो वो अगर चाहते 2 घंटे पहले अगर पेरेंट्स को बताते कि भाई आपके पेशेंट के लिए हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, तो हम भागते दौड़ते कहीं से ब्लैक में लाते, कोशिश करते, अपने पेशेंट को बचाने की कोशिश तो करते। उनके नसों से पीछे ऑक्सीजन नहीं थी जी, ऑक्सीजन बंद हो गई थी। जिन्हें हमें बचाया था हमने बचाया, बाकी वो चले गए। कई बहुत बंदे मरे हैं, कह रहे जो बचा सके हम बचाए, बाकी मर गए, हम सबको थोड़ी बचाएंगे। यहाँ आया हूँ तो आपके फादर एक्सपायर हो गए हैं। मैं कहा किस रीजन से? ऑक्सीजन के रीजन से। इतना पैसा मैं लगा रहा हूँ, ऑक्सीजन का सिलेंडर में 6 अरेंज करा देता कि मुझे बता देते, तो रात को बता रहे हैं। परिवार के लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं अस्पताल प्रशासन पे, लेकिन ये बेहद ही हैरानी की बात है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हुई, गंभीर मरीजों की मौत हुई। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल देख पा रहे हैं आप इस वक्त, जहां पर ये पुष्टि मेडिकल डायरेक्टर की तरफ से की गई है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से यहाँ पर मरीजों की मौत हो गई है। और इसके अलावा हम आपको ये बता दें कि अभी ऐसे रिश्तेदारों को भी अंदर ले जाया गया है जिनके कोरोना मरीज की मौत हो गई है। ये तस्वीर अमृतसर की है। तारीख थी 24 अप्रैल 2021। वहां नीलकंठ अस्पताल में भी 6 मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम तोड़ा था। सुनिए दर्द की ये कहानी। रात में ऑक्सीजन मुक्की होती वजह करके मेरे भरा की डेथ हो गई है। सर 5 पेशेंट कोविड के पेशेंट की डेथ हुई है ड्यू टू नॉन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि DC साहब का ऑर्डर है कि किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में सिलेंडर नहीं दिता जाएगा, बिना गुरु नानक देव हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट पूरी की जाएगी। अगर सरकार कहती है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई तो क्या ये लोग झूठ बोल रहे थे, या फिर सिस्टम ये कहना चाहता है कि इन लोगों को हालात का अंदाजा ही नहीं था? आगरा की ये तस्वीर किसी को भी परेशान कर सकती थी। एक शख्स ऑक्सीजन के लिए पुलिस वाले के सामने गिड़गिड़ा रहा है। लखनऊ के लोगों की ये बेबसी देखिए, क्या ये मातम भी झूठा है? गरीबों को कोई ख्याल करने वाला सरकार नहीं है। ऐसा करो साहब, इंजेक्शन लगवा लो, हम लोग मर जाए, हो जाए साहब, हम लोग को जहर पिलवा दीजिए साहब। हम लोग बहुत गरीब आदमी है साहब, हम लोग को यहाँ पर मरवा दिया पूरे प्रशासन से साहब। और इससे कहीं न कहीं कुछ नहीं है। कल से लाइन लगे, भूखे प्यासे पड़े, पैसा भी जेब में नहीं। प्रयागराज की ये तस्वीर 28 अप्रैल की है। देख लीजिए 3 महीने पहले का सच और फिर मंत्री के बयान से इस सत्य का मिलान करिए। हमारा पापा भर्ती था, क्या हुआ? खत्म हो गया भैया। सही से करिए, और लोग सही से नहीं हो रहा, घटिया हो रहा है, कर ही नहीं रहे। का बचाव कर दीजिए, जो गया सो गया। चाहे जितनी मर्जी तर्क पेश कर लिए जाएं,
लेकिन दुख और बदहवासी की ये तस्वीरें असली। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर चारों तरफ जो मदद मांगी गई थी वो असली थी। तब अस्पतालों ने मदद के लिए जो ट्वीट किए थे वो भी कोई मजाक या सोशल मीडिया पर पोस्ट किया हुआ मीम नहीं था। ये सब असली तस्वीरें हैं। ऐसे में ये कहना कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा एक क्रूर मजाक से कम नहीं है। मेरी माँ की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, अच्छा लिमिटेड ऑक्सीजन आ रही है। देश के लोगों की ये तकलीफ आंकड़ों, बयानों और प्रेस विज्ञप्तियों में दफन नहीं हो सकती। आज तक ब्यूरो। सियासत के इस ऑक्सीजन कांड में एक तरफ जनता है, दूसरी तरफ देश के चप्पे चप्पे पर शासन करने वाली तमाम सरकारें। सोचने वाली बात यह है कि जब दूसरी लहर चरम पर थी, लोग मर रहे थे, तब राजनीति की ऑक्सीजन का सिलेंडर खाली था। और अब जब दूसरी लहर गुजर चुकी है, हालात कुछ हद तक सामान्य होने शुरू हुए हैं, तो राजनीति की ऑक्सीजन फुल हो गई है और आंकड़ों के डिटर्जेंट से कमियों की सफाई हो रही है। सवाल यह है कि जिन लोगों ने किसी अपने को खोने की वेदना सहन की है, अस्पतालों के चक्कर लगाए हैं, हफ्तों तक आंसू बहाए हैं, क्या वही झूठे हैं? और देश की तमाम सरकारें एकदम सच्ची? क्या आंकड़ों का महत्व उस सत्य से ज्यादा है जो लोगों ने देखा और महसूस किया? अब आप देखिए कि ऑक्सीजन पर किस तरह की राजनीति हो रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई भले ही कभी कम ज्यादा हो जाए, लेकिन पॉलिटिक्स के लिए ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं होती। सरकार ने जैसे ही ये कहा कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से जो आंकड़े रिपोर्ट हुए उनके अनुसार दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, उसी समय एक राजनीतिक चक्रवात बनना शुरू हो गया। राहुल गांधी ने सरकार पर तीखे ट्वीट से फायरिंग की। उन्होंने लिखा, सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता व सत्य की भारी कमी तब भी थी, आज भी है। प्रियंका गांधी ने भी लिखा, मौतें इसलिए हुई क्योंकि महामारी वाले साल में सरकार ने ऑक्सीजन निर्यात 700% तक बढ़ा दिया, क्योंकि सरकार ने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाले टैंकरों की व्यवस्था नहीं की। पूरा विपक्ष सरकार पर हमले कर रहा है, विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है। वहीं बीजेपी के तेवर भी आक्रामक है। उसका तर्क यह है कि राज्यों की रिपोर्ट के आधार पर ही केंद्र ने अपनी रिपोर्ट दी है। ऐसे में राज्यों को बताना चाहिए कि आखिर उन्होंने सच्चाई क्यों छिपाई। मोदी सरकार ने देश के लाखों लोगों की मौत का मजाक उड़ाया है। ये मोदी सरकार ने लोगों के दर्द पे अट्ठास लगाया है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इस बात को भी दर्शाता है कि इस सरकार को न किसी की जान की परवाह है और न देश के सामने सच बोलना है। हर चीज को छिपाना है, हर चीज को ढांकना है। जिस किसी ने भी मंत्री महोदय को ये जवाब तैयार करके दिया है, वो संभवतः उसकी संवेदनाएं मर चुकी है। कमी नहीं है कहूंगा। मैं समझता हूं अगर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, इस तरह के लिखित आंसर दे रहे हैं या ओरली दे रहे हैं, ये संदेश साफ है कि ये अभी भी एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं। हमें लगता है कि केंद्र सरकार गंभीर नहीं है और राज्यों ने सच्चाई छुपाई है। हम तो चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसकी जांच कराए। पूरे देश में ऑक्सीजन के अभाव से, ऑक्सीजन की शॉर्टेज से, ऑक्सीजन न मिलने से जो लोग मर गए, उनके परिजनों ने सरकार के ऊपर मुकदमा दायर करना चाहिए कि झूठ बोल रहे और फलाना फलाना हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारे पिताजी, हमारी माँ ऑक्सीजन की शॉर्टेज से ही उनकी मृत्यु हुई है। ऑन रिकॉर्ड है सब। अगर केंद्र की सरकार टीम भेज दे कि दिल्ली सरकार के पास जाइए और वहां से आंकड़े लेकर आइए, अगर आप टीम भेज दें बंगाल में कि जाइए वहां से आंकड़े लेके आइए क्योंकि ये तो सही आंकड़े नहीं दे रहे हैं, तो ये लोग सब कहेंगे अच्छा ये तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, दे आर किलिंग डेमोक्रेसी। मतलब इधर भी गड्ढा उधर भी खाई। आप रिपोर्ट भी नहीं करेंगे और अगर हम उनसे पूछेंगे कि आपकी रिपोर्ट क्या है वरना हम रिपोर्ट कर दें तो बोलेंगे डेमोक्रेसी का डेथ हो गया। देख लिया ना आपने, ऑक्सीजन संकट से हुई मौतों की जिम्मेदारी से पूरी की पूरी सियासत अपना पल्ला झाड़ रही है। अलग अलग राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी तर्क वाले ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर मैदान में डटे हैं। ये बिल्कुल असत्य है, गलत बात है। दिल्ली के अंदर भी और देश के अंदर भी बहुत जगह पर ऑक्सीजन की कमी से कई डेथ हुई
बहुत ही दुखद था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, ये सही है कि ऑक्सीजन से रिपोर्टेड कमी के चलते रिपोर्टेड डेथ्स नहीं है, हम सरप्लस स्टेट रहे और प्रबंधन में कहीं ना कहीं लास्ट मिनट में कोई कहीं बैकअप कैसा था क्या नहीं था, 2-4 मिनट का भी ऑफ हुआ हो, वरना ऑक्सीजन की कमी से डेथ छत्तीसगढ़ में रिकॉर्डेड नहीं है, ये तो सही है। तो ये कहा जा सकता है कि बिहार में ऑक्सीजन की कमी से कोई मरीज की मौत नहीं ना। जो भी अस्पताल के अंदर हमारे मरीज आए, सभी अस्पतालों में, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को हमने ऑक्सीजन दिया। भारत सरकार ने जो भी बात कही है, राज्यों से जो रिपोर्टें गई हैं उसी के आधार पर उन्होंने बात की। जो आंकड़े कलेक्ट किए गए आंकड़ों के आधार पर उन्होंने जानकारी दी। आप ये मानते हैं, बतौर स्वास्थ्य मंत्री आप ये दावा करते हैं कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन से कोई नहीं मारा कमी से? नहीं, ऑक्सीजन की कमी ऐसी के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है। कुल मिलाकर कहानी ये है कि दूसरी लहर की मार के बाद अब आंकड़ों का अत्याचार हो रहा है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी पर नितिन गडकरी का ये बयान सुनना जरूरी है। मुझे बहुत दुखद रूप से ये देखने का मौका मिला कि ऑक्सीजन न होने के कारण हॉस्पिटल के कंपाउंड वॉल के बाहर लोगों की मृत्यु देखने के लिए मिली। दुखद रूप से ये वीडियो 18 मई 2021 का है, जब गडकरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। शायद नितिन गडकरी को तब इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि 3 महीने बाद उनकी ये बात राज्यों के आंकड़ों के आधार पर संसद में ही झूठला दी जाएगी। खैर, इस पूरी पॉलिटिक्स ने 3 महीने पुरानी तस्वीरों को जिंदा कर दिया है, जो अब आंकड़ों को आईना दिखा रही हैं। वैसे ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सियासत के चैंपियंस के लिए ये समय तीसरी लहर से बचाव पर फोकस करने का है, आंकड़ों के साबुन से सत्य को धोने का नहीं। पटना से सुजीत झा, भोपाल से रवीश पाल सिंह और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। यहां खबर की पूरी पिक्चर भी देख लेते हैं। दूसरी लहर के दौरान कई ऐसी घटनाएं हुई जो आज भी ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का सवाल उठाती। 1 मई को बत्रा अस्पताल में 12 लोगों की मौत हो गई थी। तब बत्रा अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर SCL गुप्ता का बयान यह था कि जब हम ऑक्सीजन सप्लाई बहाल करने की कोशिश कर रहे थे तब आईसीयू में 6 मरीजों की जान चली गई। इसी तरह गोवा में भी 11 से 15 मई के बीच 83 मौतें हुई थीं। तब गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे का बयान आया था कि GMCH में जिस तरह लोगों की मौत हुई है उसका कारण ऑक्सीजन की कमी हो सकता है। ये सिर्फ 2 उदाहरण हैं, ऐसे बहुत से मामले होंगे जिनमें लोग ऑक्सीजन की कमी का शिकार हुए होंगे। सोचने वाली बात यह भी है कि अगर सब कुछ ठीक था तो अस्पताल बार बार लोगों की जान की दुहाई देते हुए कोर्ट के पास क्यों जा रहे थे और कोर्ट ऐसे मामलों में सख्त टिप्पणियां क्यों कर रहे थे। 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई का प्लान बताए। उसी दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो हो रहा है वो नरसंहार से कम नहीं। 4 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप अपनी आंखें मूंद सकते हैं, हम नहीं। इससे पहले 30 अप्रैल को भी दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था राज्य फेल हो गया, हम फेल हो गए। ऐसी बहुत सी टिप्पणियां उस दौरान की गई थी, लेकिन सरकारों ने लगता है कि इससे कोई सबक नहीं लिया और अब समस्या को स्वीकार करके सुलझाने के बजाय आंकड़ों से साफ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को बहरूपिया कहा था और उसका ये बहरूपिया जो रूप है वो इंसान को किस तरह घेर सकता है, इसका चौंकाने वाला एक मामला असम से सामने आया है। असम के डिब्रूगढ़ में एक महिला डॉक्टर को एक साथ कोविड-19 के 2 वेरिएंट्स ने अपना निशाना बनाया। महिला डॉक्टर की टेस्टिंग में उनको एक साथ अल्फा और डेल्टा 2 वेरिएंट्स के कोरोना होने की पुष्टि हुई। इस मामले पर डॉक्टरों को भी आसानी से यकीन नहीं हुआ। महिला को 2 बार टेस्ट किया गया और दोनों बार अल्फा और डेल्टा वेरिएंट्स के कोरोना होने की पहचान हुई। एक साथ 2 कोरोना वेरिएंट्स की चपेट में आई महिला डॉक्टर को हल्के लक्षण हैं, उनकी तबीयत सही है, इसीलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं महसूस की गई। इन महिला डॉक्टर ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ली थी। जाहिर तौर पर यह महिला डॉक्टर कोरोना के एक्सपर्ट्स और शोधकर्ताओं के लिए एक केस स्टडी के तौर पर सामने है। हालांकि डिब्रूगढ़ की इन महिला डॉक्टर से पहले बेल्जियम की 90 साल की एक बुजुर्ग महिला में भी एक साथ 2 कोरोना वेरिएंट्स होने की पुष्टि हो चुकी है। 90 साल की बेल्जियम की महिला को अल्फा और बीटा वेरिएंट्स के कोरोना का शिकार होना पड़ा था। उनकी मौत मार्च में हो गई थी। उन्हें वैक्सीन हालांकि नहीं लगी थी।
बेल्जियम के बाद भारत में सामने आए डबल वेरिएंट कोरोना अटैक को लेकर आने वाले दिनों में कुछ नए तथ्य भी सामने आ सकते हैं। Yes, we have detected infection of double infection of coronavirus by two different variants of concern. And the variants of concern is one is called the alpha variant, earlier known as the UK variant, and the second one is the delta variant or the Indian variant, now known as the delta variant. So both are variants of concern, and the lady doctor was found to be infected simultaneously with both the variants. So it is rarely reported actually, but it may be common, and the clinical significance is that it doesn't carry much clinical significance actually. It will be similar to any other mono infection of the virus, so nothing to worry about that. एक साथ एक मरीज में कोरोना के 2 वेरिएंट्स की खबर चौंकाती जरूर है, लेकिन एक्सपर्ट्स इस पर हैरान नहीं है। इस खबर के सभी पहलुओं पर खबरदार करने के लिए हमने पूरी पिक्चर समझाने वाला विश्लेषण तैयार किया है। सहज सवाल है कि डबल इन्फेक्शन होता कैसे? इसका जवाब है कि एक से अधिक संक्रमित व्यक्ति जो अलग अलग वेरिएंट्स के शिकार हों, उनके संपर्क में आने से ऐसा मुमकिन है। एक्सपर्ट्स के अनुसार कोरोना के एक वेरिएंट के अटैक के बाद भी शरीर की कुछ कोशिकाएं दूसरे वेरिएंट को होस्ट करने की स्थिति में होती हैं, यानी एक वेरिएंट का कोरोना शरीर में मौजूद है और दूसरा वेरिएंट तब तक असंक्रमित कोशिकाओं के जरिए शरीर में प्रवेश कर जाता है। किसी व्यक्ति को कोरोना के 2 वेरिएंट्स ने हमला किया है या नहीं, इसकी पहचान थोड़ी कठिन है। एक साथ दोनों वेरिएंट्स के लोड शरीर में अलग अलग मात्राओं में मौजूद होते हैं, इसीलिए एक साथ दोनों की पहचान करना सामान्य टेस्टिंग से आसान नहीं होता। एक साथ शरीर में 2 वेरिएंट्स के कोरोना की पुष्टि जीनोम सीक्वेंसिंग से हो सकती है, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग से भी डबल इन्फेक्शन की पहचान छूट सकती है। सबसे अहम सवाल यह कि किसी व्यक्ति में डबल इन्फेक्शन कितना खतरनाक है। इसका जवाब है कि संक्रमित व्यक्ति के रोगों से लड़ने की उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। डिब्रूगढ़ की महिला डॉक्टर को सामान्य लक्षण ही हैं, हालांकि शरीर में डबल इन्फेक्शन होना म्यूटेशन की रफ्तार बढ़ा सकता है, क्योंकि एक ही कोशिका पर जब 2 वेरिएंट्स एक साथ हमला करेंगे तो उन दोनों वेरिएंट्स के बीच म्यूटेशन की नई आशंकाएं पैदा होंगी। कोरोना के हमले के बाद बात तालिबान के हमलों की, जिसने अफगानिस्तान को गृह युद्ध की स्थिति में फिर से ला खड़ा किया है। अफगानिस्तान के इस संकट को कवर करने के लिए आज तक भारत का इकलौता न्यूज चैनल है जो वहां मौजूद है। आज तक संवाददाता अशरफ वानी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में तालिबान के एक कमांडर का इंटरव्यू भेजा है। इस इंटरव्यू में तालिबान खुद की मार्केटिंग करके ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान पर कब्जे की उसकी जंग अफगानिस्तान के हित में। अफगानिस्तान वॉर जोन बन चुका है। तालिबान अपने लड़ाकों के जरिए जिहाद का ऐलान कर रहा है। तालिबान का दावा है कि अफगानिस्तान के 85% इलाके पर उसका कब्जा हो चुका है और बाकी 15% हिस्सा भी वो जल्द अफगानी सेना से छीन लेगा। इस हालात में अफगानिस्तान के भविष्य और उसके जरिए इलाकाई कूटनीति और सुरक्षा नीति की तस्वीर दिखाने भारत का इकलौता न्यूज चैनल आज तक ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है। कंधार में मौजूद आज तक संवाददाता अशरफ वानी कड़ी मेहनत के बाद तालिबान के प्रवक्ता मौलाना यूसुफ अहमदी से संपर्क साधने में कामयाब रहे। 2 दिन से लगातार तालिबान के साथ संपर्क करने के बाद आज तक देश का पहला चैनल बना जिनके साथ तालिबान के स्पोक्समैन कारी मोहम्मद यूसुफ ने बातचीत की। कंधार में हम थे, कंधार के आसपास ही वो हैं और उन्होंने साफ कैमरे से पे आने से मना किया, लेकिन टेलीफोन पर बात करने को वो राजी हुए। तालिबान के कमांडर और प्रवक्ता यूसुफ अहमदी से आज तक ने कई सीधे सवाल किए और यूसुफ अहमदी एक सधे हुए मिलिट्री कमांडर की तरह हमसे बात करता रहा। दरअसल कहा जा रहा है बार बार कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी तालिबान की मदद के लिए पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है जोर दे रही है। आखिर क्या कारण है कि पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी ISI से मदद ले रही है तालिबान? खबर गलत है, उसने विल की शल काले विल की सबूत में दे पर चुकने से उड़ान दिखावे से कुम जिन दे कोमत के कोमत के करे कुम कोमत ये बोलता है। ये बात गलत है। ये 20 साल से यही अफवाह है कि पाकिस्तान जो है ना तालिबान के साथ हेल्प कर रहा है। ये सारे झूठ है, सारे अफवाह है। हमारे साथ कोई भी हेल्प नहीं कर रहा।
हम लोग जहाद पे नाम से उतरे और हम जो भी करते, कोई मुल्क भी मेरे पीछे नहीं है हमारा। जो दरअसल काफी जो लोग हैं कई जगहों पर आपकी हुकूमत में कह रहे हैं कि आप महिलाओं पर, जो खवातीन हैं उन पर जबरदस्ती डिक्टेट करते हैं। कई जगहों पर तालिबान के पोस्टर छपे हैं बालक वगैरह इलाके में, जहां पर महिलाओं को कहा गया वो घरों से बाहर अकेले न निकलें, उनके साथ जो हैं मर्द हमेशा रहें, वो शिक्षा छोड़े, एजुकेशन जो है वो ना पढ़ें। तो क्या इसमें सच्चाई है या जो तालिबान 2000 में था अफगानिस्तान में और इस तालिबान में फर्क है? دا خبرې وروسته کې دا ټول جعلي دي، زموږ له خوا د هیڅ چیرې نه دی ویل شوی. زموږ د اختر پیغام پرون خپور زموږ ژمنه کړې چې د ټولو اتباع او حقوق د ښځو سره دا به موږ تامینوو ورکوو به. دا زموږ رسمي بیانات راځي په دې مورد او دغه شیان موږ رد کړي دي چې جعلي پوسټرې، جعلي بیانات څوک چیرې ووایي او دا وکړي او بیا ځینې متاسفانه رسنۍ بې له تحقیق هغه نشري. कारी साहब बोल रहे हैं कि ये सारे अफवाहात है, यहाँ पे जो पोस्टर लगे हुए या किसी ने बयान दिया हुआ है वो सारे गलत है। हमारे एड्रेस से ऐसे कोई चीज़ भी शेयर नहीं हुआ है। ये बोल रहे हैं कि हमारे आने से फीमेल्स राइट में भी बरतरी आ जाएगी, फीमेल्स के राइट बरकरार रहेंगे, किसी को भी किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी। ये सारे जो बातें हो रही है हमारे एड्रेस से नहीं हो रही है। जिस अंदाज से यहाँ पर इंडिया के टारगेट्स बन रहे हैं, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, चाहे डैम्स हो, चाहे फिर हॉस्पिटल हो या दूसरे बिल्डिंग्स हो या बड़े बड़े जो पिछले 20 साल के दौरान यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बने हो, वो क्यों तालिबान उड़ा रहा है, उनको क्यों निशाना बना रहा है? کې جګړه د زموږ هیواد امریکا او ناتو ځواکونو د ناتو سره اتحادو لخوا اشغال ده. په دې اشغال کې هر رقم خرابوي پکې شوی دي، په بمباروي کې پکې شوی دي. कारी साहब बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो 20 साल से जगह ख़राब हुए, हॉस्पिटल्स ख़राब हुए, स्कूल ख़राब हुए, वो हमारी तरफ से नहीं हुए हैं। यहाँ पर जो लड़ाई के दौरान खामखा जगह ख़राब होते हैं, पर ये लड़ाई जो है ना अमेरिका और नाटो के दरमियान में लड़ाई थी। इस लड़ाई के दौरान ज़्यादा जगह ख़राब हुई ये हम मानते हैं, पर हम लोगों ने ये नहीं किए। हमें सिर्फ वो जगह चाहिए जो वहाँ पे पुलिस रहते हैं, वहाँ पे अमेरिकन्स रहते हैं, हम वो जगह उड़ाएंगे। वो जगह हमें चाहिए कि उसे ख़राब करना, हमारी पॉलिसी है ये। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये जगह हमें नहीं चाहिए, ना हमने ख़राब किए। इन जवाबों से लग सकता है कि 2021 का तालिबान अपने आप को 1996 से 2001 के तालिबान से अलग रीब्रांडिंग करने की कोशिश कर रहा है, जहां वो दुनिया की सरकारों से रूबरू हो सके। लेकिन तालिबान की सच्चाई उसके कमांडर की जुबानी हमें मिल ही गई। विदेशी न्यूज एजेंसी के भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या पर तालिबान की दलील गले उतरने वाली नहीं। कारी साहब से आप ये पूछे कि दरअसल कुछ दिन पहले जो है कंधार के पास एक हिंद का जो है जर्नलिस्ट मारा गया, आखिर तालिबान की गोली से वो क्यों मरा? नो यो खबर खुदा څنګه زموږ په تاسو کې نه د وزن سره جګړه کې وزن سره د معلوم نه وزن سره د تک د جګړې منځ ته تللی وو او بل دا د خبريالان باید زموږ سره په مهانګي کې لاړ شي، زموږ خبر کې موږ زمينه ورته مساعد کو بیا لاړ شي او خبريال په خپل دي। ये कारी साहब बोल रहे कि वो जर्नलिस्ट जो था उसको जब वहाँ पर जाना था तो हमारे साथ उसे कांटेक्ट करना चाहिए था। और फिर दूसरी बात ये कि वो पुलिस के साथ था, वहाँ पर लड़ाई थी और वो एरिया जो था वो पुलिस के हाथ में था। तो जर्नलिस्ट को चाहिए कि यहाँ पर नहीं जाए, जब जाना भी हो तो हमें कांटेक्ट कर ले। हमें पता नहीं है कि अभी जर्नलिस्ट है या वो पुलिस है। आज तक ने दानिश सिद्दीकी की हत्या के सिलसिले में जब अफगानी सेना के एक कमांडर से बात की थी तो उन्होंने तालिबान की क्रूरता की बानगी सामने रखी थी। बोदा कुलसवालिया डिस्ट्रिक्ट है अफगान कंधार के, तो वो वहाँ पे ये न्यूज जारी करा था, तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो गई। तालिबान ने अपना बैरक दरवाजे पे लगाया, तो वो इंडियन जर्नलिस्ट जो था वो वही हादसे में दानिश सिद्दीकी उसी वक्त वहाँ पे मौजूद था, अपना ये न्यूज वीडियो कर रहा था। तो तालिबान की तरफ से वो एक दफा गोली पे लगाए, फिर उसके सर पे टांग चढ़वाया, गाड़ी टांग उसके सर पे गाड़ी चढ़वाई है। तो उसी वक्त जब वो शहीद हुआ तो उन लोगों ने देखा ये इंडियन है, इंडियन यूजर है, तो उससे एक मरा हुआ था, शहीद हुआ था, लेकिन फिर भी उसके सर पे गाड़ी चढ़वाई। तालिबान मध्य युगीन सोच पर चलने वाला एक ऐसा कट्टरपंथी संगठन है जिससे किसी संवेदनशीलता की उम्मीद बेमानी होगी।
अमेरिका तो अफगानिस्तान से अपनी सेना निकाल चुका है, लेकिन अब क्षेत्रीय स्थिरता के गंभीर खतरे के बीच भारत की जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब रूस ने मार्च महीने के अपने रवैये से उलट अफगानिस्तान में भारत की भूमिका को खुलकर स्वीकारा है। अफगानिस्तान संकट गहराने के बाद से भारत भी बेहद सक्रिय है। अफगानिस्तान की शांति और एक लोकतांत्रिक सरकार भारत के हित में है। 1999 के कंधार कांड का सबक भारत के सामने है। हम इस वक्त कंधार हवाई अड्डे पर हैं और ये वही हवाई अड्डा है जिस पर दिसंबर 1999 में सबसे बड़ा दुनिया का विमानन हुआ था। नेपाल से जो एयर इंडिया की फ्लाइट थी वो इसी हवाई अड्डे पर कंधार में लाई गई थी और उसके बाद जो है कई दिनों तक जो गतिरोध है वो हाईजैकर्स के साथ बना रहा और तब यहाँ पर तालिबान की सरकार थी। मुल्ला उमर ने खुली छोड़ दी अपहरणकर्ताओं को, क्योंकि उसके बाद जो डील हुई उसमें देश का प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक जरगर और एक जो है जहादी उसके बदले जो है उन सभी विमान में सवार यात्रियों को छुड़ाया गया। अभी भी करीब 30 साल गुजर चुके हैं उस मामले को, लेकिन इन 30 सालों के दौरान उस हाईजैकिंग पूरी दुनिया में एविएशन ट्रांसपोर्ट में बदल गया। तारिकों के साथ अशरफ आली, कंधार एयरपोर्ट। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों में कमी का रास्ता साफ हो गया है। भले ही सरकार ने इन पर लगने वाली भारी भरकम टैक्स को कम करने की संभावना से इनकार कर दिया है, लेकिन बीते 8 दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में आई कमी से पेट्रोल डीजल के दाम में अब अच्छी खासी कमी होने वाली है। ओपेक देशों ने अगस्त से तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। इसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने का अनुमान है, जिससे देश में भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके पेट्रोल डीजल के दाम कम होने का अनुमान है। लेकिन इसके पहले बीते 8 दिनों में जिस तरह से कच्चे तेल के दाम घटे हैं, इससे भी पेट्रोल और डीजल के दाम में अच्छी खासी कटौती करने की गुंजाइश हो गई है। दरअसल पिछले एक हफ्ते में कच्चे तेल की कीमतें $77.60 प्रति बैरल से घटकर $68.40 प्रति बैरल पर आ गई है। ये पिछले 10 महीनों में कच्चे तेल के दाम में सबसे बड़ी गिरावट है। इस कटौती के असर से अब देश की सरकारी तेल कंपनियों को भी जल्द ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करने का मौका मिलने वाला है। ऐसे में अगर पिछले 8 दिनों में क्रूड के दाम में हुई $8.20 की गिरावट के आधार पर आकलन किया जाए तो पेट्रोल की कीमत में ₹4 प्रति लीटर और डीजल के दाम में ₹5 प्रति लीटर की कटौती होने का रास्ता खुलने वाला है। अगर ऐसा होता है तो सरकार को भी संसद के मानसून सत्र के दौरान राजनीतिक तौर पर काफी राहत मिलेगी। विपक्षी दल लगातार महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश में है। मंगलवार को राहुल गांधी ने पेट्रोलियम उत्पादों पर केंद्रीय टैक्स की वजह से 3.35 लाख करोड़ रुपए वसूलने के मुद्दे को उठाया था, लेकिन सरकार ने किसी भी दबाव के सामने झुकना मंजूर नहीं किया, जिससे पेट्रोल डीजल की महंगाई देश में लगातार एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। ओपेक कंट्रीज की यहाँ पर कच्चे तेल में सप्लाई बढ़ाने की वजह से अब कच्चे तेल के दाम ऊपरी स्तर से 12% से ज्यादा गिर चुके हैं। जो $75 का था वो अब $68 के पास आ गया है। और ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए कि कम से कम भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में एक अच्छी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर कच्चे तेल के दाम कम होने से पेट्रोल डीजल की कीमतें घटती हैं, तो वैसे भी सरकार पर से टैक्स कम करने का दबाव खुद ही हट जाएगा। इससे जनता को भी महंगाई से कुछ राहत मिलेगी और कोरोना काल में खाली होती सरकारी तिजोरी की भी पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला भारी भरकम टैक्स भरपाई करता रहेगा। फिलहाल ग्राहक पेट्रोल और डीजल की जितनी कीमत चुका रहे हैं, उसमें 60% हिस्सा केंद्र और राज्य के खजाने में चला जाता है। भारत की सरकार के लिए जो दुविधा थी कि वो किस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों को कम करे, वो अब सीधा फायदा यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि टैक्स के कलेक्शन से ही यहां पर सरकार पेट्रोल और डीजल से एक अच्छा बड़ा टैक्स कलेक्शन कर रही थी, इसलिए दुविधा थी। तो अब कम से कम वो यहां पर उन टैक्स की कटौती किए बिना ही पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर सकते हैं। हालांकि कच्चे तेल की कीमतों में कमी की बड़ी वजह कई देशों में कोरोना की वजह से फिर लगाए गए लॉकडाउन है, यानी डिमांड में कमी के चलते ये नौबत आई है। अगले महीने से उत्पादन में बढ़ोतरी की वजह से भी कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बने रहने का अनुमान है।
लेकिन जिस तेजी से बीते करीब 1 साल में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, उतनी कमी हुए बिना महंगाई में पूरी तरह कमी ला पाना मुश्किल होगा। आज तक ब्यूरो। दुनिया भर में हलचल मचाने वाले पेगासस स्पाईवेयर का आजकल हर तरफ जिक्र है। लोग इसकी कीमत से लेकर इसे खरीदने और इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्पी इस बात को जानने में है कि कौन कौन इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करता है। इजराइल की साइबर सिक्योरिटी कंपनी NSO का स्पाईवेयर पेगासस चर्चा में है। कई देशों की सरकारों पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने नेताओं, कारोबारियों, पत्रकारों समेत कई महत्वपूर्ण लोगों की जासूसी के लिए पेगासस का इस्तेमाल किया। यह खुलासा होने के बाद हड़कंप मच गया है और इन सभी देशों में सरकारों पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन पेगासस के चर्चा में आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। क्या इस स्पाईवेयर को हर कोई खरीद सकता है? आखिर इसकी कीमत क्या होती है? साथ ही ये काम कैसे करता है? आइए एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए किसी भी फोन को हैक किया जा सकता है। इस स्पाईवेयर को इजरायली कंपनी NSO ग्रुप ने बनाया है। पेगासस स्पाईवेयर अपने टारगेट्स को हैक करने के लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसे कहते हैं जीरो क्लिक अटैक। क्या है ये जीरो क्लिक अटैक? जीरो क्लिक अटैक असल में किसी भी टारगेट को हैक करने के लिए उसकी बगैर एक्टिविटी किए द्वारा उसे हैक करने को कहा जाता है। यानी एक हैकर किसी दूसरे अपने टारगेट को हैक करने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करे जिससे सामने वाले को कोई भी एक्टिविटी ना करनी पड़े, उसे कहा गया है जीरो क्लिक अटैक। पेगासस को किसी के फोन में मिस्ड कॉल, व्हाट्सएप मैसेज, SMS और सोशल मीडिया के जरिए इंस्टॉल किया जा सकता है। NSO ग्रुप केवल मान्यता प्राप्त सरकार के साथ काम करने का दावा करती है। 40 देशों में इसके 60 ग्राहक हैं। कंपनी के मुताबिक उसके 51% यूजर इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, 38% कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं और 11% सेना से जुड़े हैं। अगर बात करें इसकी कीमत की, तो पेगासस स्पाईवेयर लाइसेंस के साथ बेचा जाता है। इसकी कीमत वैसे तो कंपनी और खरीदने वालों के बीच होने वाली डील पर तय होती है, लेकिन इसके एक लाइसेंस की कीमत 70 लाख रुपए तक हो सकती है। एक लाइसेंस से कई स्मार्टफोन को ट्रैक किया जा सकता है। 2016 के अनुमानों के अनुसार पेगासस का इस्तेमाल करने वाले केवल 10 लोगों की जासूसी करने के लिए NSO ग्रुप ने करीब 9 करोड़ रुपए की फीस ली थी। यानी कीमत के लिहाज से हर किसी के लिए इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना आसान नहीं है। हमेशा स्टॉक एंड्रॉइड वाला फोन ही इस्तेमाल करें। उसके अलावा आपके फोन में जब भी कोई सॉफ्टवेयर अपडेट फ्लैश हो या गूगल प्ले स्टोर पर किसी ऐप का अपडेट फ्लैश हो, तो उन ऐप्स को तुरंत अपडेट रखें। हमेशा वही फोन खरीदें जो आपको रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स और सॉफ्टवेयर अपडेट्स देने की प्रॉमिस करती हो। जाहिर है इस महंगे सॉफ्टवेयर को खरीदने और इस्तेमाल करने की क्षमता केवल गिने चुने लोगों के पास ही है। ऐसे में जासूसी के आरोपों की सच्चाई जानना कोई मुश्किल काम नहीं है। आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।